मैंने हम शुरू कर सके ना जी। आज हम कला और संस्कृति की भूमिका पर बात करने जा रहे हैं। यह समय महासंकट का है। ऐसे समय में मनोवृत्ति कैसे बदल जाती है, इसे यह घटना बताती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। घटना 114 साल पुरानी है। महात्मा गांधी आचार्य जीवी कृपलानी को अपना एक मजबूत बाजू मानते थे। उन्हीं के छात्र जीवन की यह घटना है। कृपलानी जी अपने छात्र जीवन में चंचल और अत्यंत भ्रमणशील थे, लेकिन मुंबई में प्लेग फैल गया। वे अपने छात्रावास के कमरे में रहने के लिए विवश थे। उन दिनों वे अखबार केवल यह जानने के लिए पढ़ते थे कि आज कितनी मौतें हुई हैं। इस समय भी पूरा देश, समाज और दुनिया भी कोरोना की महामारी को संभव है कि कृपलानी जी के नज़रिए से देख रही हो। परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर कृपलानी जी प्लेग के कारण अपने कमरे में एकांतवास न कर पाते तो वे उस समय के बिपिन चंद्र पाल से न जुड़ते। स्वाधीनता संग्राम में आते या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वे बिपिन चंद्र पाल की न्यू इंडिया मैगजीन से जुड़े और फिर उनका जीवन, क्रांतिकारी जीवन, सार्वजनिक जीवन, स्वाधीनता संग्राम का जीवन शुरू हुआ। आज जो परिस्थिति है उससे कई भ्रम भी टूट रहे हैं, जैसे यह कि हमने मान लिया था कि हम सबसे अधिक सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। यह धारणा हमने बना ली थी और कुछ हद तक पक्की बना ली थी। इस कारण जो नहीं करना चाहिए वह भी कर रहे थे। यह संकट हमारे सामने बड़ा प्रश्न उपस्थित करता है, हमें पुनर्विचार का एक अवसर दे रहा है। इस संकट से हम अधिक आत्मिक रूप से समृद्ध होकर निकलें, इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज्ञान परंपरा को याद करें। ऐसा लोग कर भी रहे हैं। यह जहाँ अवसर है वहीं एक चुनौती भी हमारे सामने है। ऐसे समय में कला और संस्कृति की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। शर्त यह है कि इसे ध्यान में रखें और इस पर सोच विचार शुरू करें। आज एक तरह का मानसिक भय और उससे उत्पन्न दहशत का वातावरण है, उसका एक दुष्चक्र सा बनता अनुभव किया जा रहा है। ऐसे समय में कला, कलाकार, संस्कृति और उसको अपने जीवन में उतारने वाले महापुरुषों के उदाहरणों से हमें सहारा मिलता है और मिलेगा। भविष्य की राह मिलती है और मिलेगी। चुनौती का सामना कैसे करें और जो जीवन है उसे कैसे सार्थक ढंग से जिएं, यह समझ भी पैदा होती है। प्रश्न यह है कि कला को कैसे समझें। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि कला से अपेक्षा क्या है। इस विवाद में न भी पढ़ें कि यह संकट क्या षड्यंत्र है, क्या प्रकृति प्रदत्त है, इस महामारी का मूल कारण क्या है। ऐसे प्रश्न विवादों के हैं, इनसे परे रहकर भी कला के बारे में बात की जा सकती है। विवाद में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह उत्तर दे सके। आज जरूरत है उत्तर की। जिस उत्तर में संवाद, शांति, सद्भाव, प्रेम और करुणा होगी वह ही समाधान दे सकेगा। जरूरत समाधान की है और यह क्षमता कला में है। आप भी इसे मानेंगे। कला क्या है, इसे या तो तुलना से समझा जा सकता है या इसकी परिभाषा से। एक संत हुए हैं जो कहते थे कि विज्ञान है सत्य की खोज, धर्म है सत्य का अनुभव और कला है सत्य की अभिव्यक्ति। लेकिन हम यह पाते हैं कि ज़्यादातर बड़े वैज्ञानिक भी अपने जीवन के अंतिम चरण में धर्म की ओर झुके, बृहत्तर धर्म की ओर, उसे समझने का प्रयास किया।
आइंस्टीन के बारे में यह बात ज़्यादा सच है। धर्म की अनुभूति जब प्रकट होने के लिए आतुर हो जाती है तब कला का जन्म होता है। हमारे संत महात्मा, समाज सुधारक और भारत विद्या के विद्वान अध्येताओं ने एक सांस्कृतिक भावभूमि हमें धरोहर के रूप में दी है और उस भावभूमि पर से समय समय पर इस समाज ने शक्ति अर्जित की। जहाँ जरूरी हुआ वहाँ सुधार किए, जीवन के संग्राम को सहज बनाया और जीता। उन लोगों ने जो कहा है वह कला थी, धर्म की कला थी। हजारों सालों से उसकी एक परंपरा है। इसी अर्थ में परमात्मा को हमने पहला कलाकार माना है और यह सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। हम यह सोचें कि जब यह संकट समाप्त होगा, और उम्मीद है कि जल्दी ही उससे देश दुनिया निकल जाएगी, तब क्या किया जाना चाहिए जिससे सांस्कृतिक समृद्धि आए। उससे पुनर्निर्माण की चुनौती सरल हो जाएगी। यह तो हम सब समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि जब भी यह संकट समाप्त होगा तो भारत के सामने और दुनिया के सामने भी, पूरी मानवता के सामने पुनर्निर्माण की, पुनर्सृजन की एक चुनौती खड़ी रहेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सांस्कृतिक सृजन पर विचार हो। कला सृजन है, नव सृजन का एक माध्यम है, सशक्त माध्यम। जब कोई अपने हृदय और आत्मा से जीने लगता है तब वह कलाकार की भूमिका में होता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि कला उस दिन पैदा होती है जिस दिन व्यक्ति बांस की पुंगरी हो जाता है, जिस दिन वह कहता है मैं नहीं हूँ तू ही है। संभवतः ऐसे ही समय के लिए भारतविद वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा, मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूँ। काल के सतत प्रवाही क्रम में बारंबार कला के लिए प्राणवंत युगों का आवाहन करना होगा। ऐसा करते हुए मानव स्वयं अपने ही केंद्र को किसी अमृत प्रेरणा की पूर्ति करेगा। आवाहन, हम जानते हैं कि आह्वान और आवाहन में मौलिक फर्क है, मौलिक अंतर है। आह्वान ईश्वर का किया जाता है और आह्वान मनुष्य का। एक लोक कथा से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। लोक कथा है कि एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। उसने एक पत्थर को खोद कर मूर्ति बनाई। राह से जो लोग निकलते थे वे उस मूर्तिकार को धन्यवाद देते जाते थे कि अद्भुत हो तुम, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई। वह उन्हें बताता था कि मैंने मूर्ति बनाई नहीं, मैं यहाँ से गुजरता था, इस पत्थर में छिपी मूर्ति ने मुझे पुकारा, मैंने तो सिर्फ बेकार पत्थरों को अलग किया है। मूर्ति तो छिपी थी, वह प्रकट हो गई। अब मैं कह सकता हूँ कि जो मूर्ति के भीतर छिपा था उसने मुझे बुलाया, उसी ने मेरे भीतर से सुना, नहीं तो मैं सुन कैसे सकता था। इसे मैं लोक कथा से ज़्यादा बोध कथा कहना चाहूँगा। इस समय भी यह प्रासंगिक है। जो चुनौती को सुन सकता है वही वास्तव में कलाकार है। ऐसे समय में जब विज्ञान ठहर जाता है, रुक जाता है और उसे राह नहीं दिखती, तब अनुभूति कला के रूप में प्रकट होती है। कलाकार का संबंध सत्य के संसार से है। उसका जीवन संसार को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए समर्पित होता है। यहाँ कला के प्रकारों की चर्चा मैं करना नहीं चाहूँगा और वह जरूरी भी नहीं है। कला का प्रयोजन समझ लें तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी यह कलाकार का अपना विषय हो जाता है और वही उसे तय भी करता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, हिंदुस्तान की कला जैसे जैसे हमारी समझ में आएगी वैसे वैसे वह हमें ऊपर उठाती जाएगी। साहित्यकार प्रेमचंद ने लेखक संघ के एक लखनऊ अधिवेशन में कहा, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ, जो आदमी सच्चा कलाकार है वह स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता।
आगे आप जानते हैं एक बड़े साहित्यकार हुए हैं और उनकी शिष्य परंपरा आज भी बनी हुई है। उस आगे का ये कथन है कि पश्चिम का कलाकार रूप यानी फॉर्म की खिड़की से देखकर वस्तु को संवेद्य बनाता है, उसका संप्रेषण करता है। भारत का कलाकार प्रतीक की खिड़की से वस्तु को नहीं, वस्तु के पार वस्तु सत्य को संवेद्य बनाता है। कवि सुमित्रानंदन पंत की एक पंक्ति है और मुझे लगता है कि यह सबसे सटीक वर्णन है कला का। उनकी पंक्ति है, कला प्राण है मनुज, सृष्टि यह ब्रह्म की कला। आप जानते हैं कि राजर्षि भर्तृहरि ने कला के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि वह मनुष्य जो कला विहीन है वह बिना सींग और पूंछ के पशु ही है। मैंने कहीं पढ़ा है कि यूरोप में इन्हीं गिनी कुल 7 कलाएं, मात्र 7 कलाएं हैं, उसी में वह सिमटी हुई है। क्या हम जानते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं, ज़रूर जानते होंगे, सिर्फ मैं याद दिला रहा हूँ कि भारत में 64 कलाओं और 500 उपकलाओं की छटा बहुत पहले से है। सत्यम शिवम सुंदरम उनसे प्रकट होता है। जो सर्वथा सत्य है वही कला है। कला सृष्टि मंगल के लिए होती है। कला ही ज्ञान का प्रकाश करती है। वह समाज में मनुष्य में प्रयोजन पैदा करती है, जीने का अर्थ बताती है। कला का अर्थ ही है जो आनंद का सृजन करे, और इस संकट में कला की यही उपयोगिता है। जब मनुष्य संकट में है, भयग्रस्त है, तब कला ही उसे आनंद की ओर ले जा सकती है। हम थोड़ी बात कर लें संस्कृति की, और संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो आधुनिक मुहावरे में अगर परिभाषाओं से उसे समझने की कोशिश करें तो मैं पाता हूँ कि संस्कृति की 1 से अधिक परिभाषाएं प्रचलित हैं। समाज विज्ञानियों में भी संस्कृति की परिभाषा के बारे में मतैक्य नहीं है, लेकिन यह तो सभी मानते हैं कि संस्कृति का अनिवार्य संबंध मूल्य दृष्टि से होता है। हम परंपरा से चले आ रहे मूल्यों को पहचान लें और स्वीकार कर लें, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य दृष्टि की चेतना उसकी अर्थवत्ता को अनवरत खोज की प्रक्रिया में बदलती है। इसलिए सांस्कृतिक मूल्य दृष्टि उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस बारे में, संस्कृति के बारे में सोचने, समझने, जानने से पहले मैं आपको कुछ महापुरुषों के कथन से परिचित कराना चाहता हूँ। काका कालेलकर एक संत, साहित्यकार, समाज सुधारक हुए हैं। महात्मा गांधी के वो सहयोगी थे। उन्होंने लिखा है कि संस्कृति को समाज की आत्मा कहना चाहिए। जयशंकर प्रसाद से कौन परिचित नहीं है। उन्होंने लिखा कि संस्कृति सौंदर्यबोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। सर्वोदय आंदोलन के में से जो परिचित हैं वे जानते हैं कि दादा धर्माधिकारी का स्थान कितना ऊंचा था। उन्होंने संस्कृत के बारे में कहा है कि संस्कृति का असली अर्थ है जीवन में साझेदारी, दूसरे के जीवन में शामिल होना और दूसरे को अपने जीवन में शामिल करना संस्कृति है। उमाशंकर जोशी गुजरात के एक अच्छे बड़े साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि किसी भी देश की संस्कृति उस देश में मानव द्वारा निर्मित साधन सामग्री तथा उसके द्वारा निर्मित संस्थाओं, रूढ़ियों, धार्मिक परंपराओं, विचार सरणियों, जीवन मूल्यों आदि का समग्र योग है। और एक योगी हुए हैं स्वामी शिवानंद। उनका कथन है कि संस्कृति
सच्ची संस्कृति मस्तिष्क, हृदय और हाथ का अनुशासन है। आगे कहते थे कि सांस्कृतिक अस्मिता अपनी ही सही पहचान से बनती है। सांस्कृतिक जीवन के बारे में ही यह बात सबसे अधिक सत्य है कि हम वही बन सकते हैं जो हम हैं। इसलिए संस्कृति हमें समझाती है और संस्कृति हमें प्रेरित करती है कि हम जानें कि हम कौन हैं। संसार में एकता के दर्शन कर उसके विविध रूपों के बीच परस्पर पूरकता को पहचान कर उनमें परस्पर अनुकूलता का विकास करना और उसका संस्कार करना ही संस्कृति है। प्रकृति को ध्येय की सिद्धि के अनुकूल बनाना संस्कृति है और उसके प्रतिकूल बनाना विकृति है। आप समझ गए होंगे कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कथन का उद्धरण दे रहा हूँ। आमतौर पर बोलचाल में हम संस्कृति और सभ्यता का घालमेल कर देते हैं, पर संस्कृति और सभ्यता में बड़ा अंतर है। संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जो व्यक्ति, समाज, साहित्य, चिंतन को समृद्ध और साफ सुथरा बनाती है। चिंतन और कलात्मक सृजन की वे सारी क्रियाएं संस्कृति का अंग होती हैं जो मानव जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप में उपयोगी न दिखाई पड़ने पर भी उसे समृद्ध बनाती हैं। इसमें शास्त्र, दर्शन, उपनिषद का चिंतन, साहित्य और ललित कलाएं आदि को रख सकते हैं। इसके समानांतर सभ्यता में आविष्कार, उत्पादन के साधन, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं की गणना होती है जिनके द्वारा मनुष्य की जीवन यात्रा चलती है। संस्कृति मनुष्य का व्यवहार है और सभ्यता उसके क्रियाकलाप। मैं अगर उदाहरण दूं तो कह सकता हूं कि मेट्रो सभ्यता का प्रतीक है, परंतु मेट्रो में जो लोग चलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वह संस्कृति उससे प्रकट होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृति किसी समाज में पाई जाने वाली उच्चतम मूल्यों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, व्यक्तियों की चित्तवृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, आचरण के साथ साथ उसके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिए जाने में अभिव्यक्त होती है। आप जानते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तब एक दिया जलाने के लिए भी बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। फिर भी उससे जो रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, वह होता है अल्पकालीन। लेकिन सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए कोई आयोजन नहीं करना पड़ता, वह प्रकृति प्रदत्त है। सिर्फ ज़रूरत होती है जागने की। यह जागना ही सचेत होना है और वही संस्कृति है। दुनिया में जब जब अंधेरा होता है तो साथ साथ जागरण का क्रम भी चलता है। यूरोप में जागरण जो हुआ उससे कभी साम्राज्यवाद निकला, लेकिन वहाँ के विद्वान उसे यूरोप में उत्पन्न वैचारिक क्रांति का सुखद परिणाम मानते थे। इसका वे डंका जब बजा रहे थे उस समय भारत अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष में रत था, लेकिन पश्चिम के प्रबल वैचारिक तूफान का भी वो सामना कर रहा था। उस समय एक बड़ा वर्ग भारत में था जो यह समझता था कि पश्चिम की नकल करके उनके जीवन मूल्यों को स्वीकार कर प्रति उनके दृष्टिकोण को अपनाकर हम भारतीय भी उनकी शक्ति, कुशलता जैसा पश्चिम में लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं वैसा हम भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा उस समय एक वर्ग था वैसा ही आज भी एक वर्ग है, और उस एक वर्ग ने उस समय भी और आज भी एक हीन सभ्यता हमारे यहाँ पैदा की। लेकिन उसी समय भारत में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ठहर कर सोचना शुरू किया, अपने अतीत को याद किया, युगों के अनुभव और संस्कार से उत्पन्न अपने स्वधर्म को पहचाना। ऐसा करना ही सांस्कृतिक क्रांति है। और मैं कहता हूँ अक्सर कि पुराने शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाना ही वह सांस्कृतिक क्रांति की प्रक्रिया है। इस तरह भारतीय स्वभाव के अनुसार अपनी राह बनाने के प्रयास
कभी प्रारंभ हुए उसमें कुछ सफलता भी मिली। उदाहरण के लिए पश्चिम के संपर्क और संसर्ग से उस समय जिस नए संप्रदाय का जन्म हुआ वह ब्रह्म समाज था। बंगाल में ब्रह्म समाज ने महान व्यक्तियों को जन्म दिया, लेकिन यह भी सच है कि वह जन जन तक नहीं पहुंच सका। दूसरी, पूरी दुनिया को तो छोड़िए, समस्त भारत का भी ध्यान वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सका, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ तो नकल का तत्व था। यह असंभव कार्य कर दिखाया एक देशज भारतीय आंदोलन ने, और वह सांस्कृतिक जागरण की गंगोत्री बना। वे रामकृष्ण परमहंस थे, जिनसे प्रेरणा पाई स्वामी विवेकानंद ने। उस आंदोलन ने जन जन को जगाया, दुनिया में धूम मचाई, एक सिलसिला चल पड़ा, और उसमें कई नाम लिए जा सकते हैं, बंकिम, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर और श्री अरविंद, अनेक नाम हैं। इस तरह से संस्कृति को मैं कहता हूँ कि समाज जीवन की इसे लोक यात्रा समझना चाहिए। भारत के इतिहास में अगर झांके तो 16वीं सदी का भक्ति आंदोलन एक अंगड़ाई थी। ब्रिटिश शासन में चेतना का एक पुनर्जागरण हुआ। शिकागो के विश्व धर्म संसद का साल 1893 है। उस साल उस घटना को तो सब जानते हैं, सब याद करते हैं, लेकिन 4 युगांतरकारी घटनाएं उसी साल हुई हैं, उसे भी हमें याद करना चाहिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे उसी साल। श्री अरविंद भारत आए, उनकी पुस्तक न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड उसी साल छपी। उसी तरह एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन की नेता और हमारे यहाँ स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेत्री भी उसी साल भारत आई। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में पूरी दुनिया, भारत और यह पीढ़ी भी याद करती है, उन्होंने उसी साल गणपति पूजा प्रारंभ कराई, जो आज एक विशद आयोजन हर साल होने लगा है। जो घटना विस्मरण में है वह 5वीं है। माताजी तपस्विनी ने महाकाली पाठशाला स्थापित की कोलकाता में, इसलिए कि वे मानती थी, उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म अपनी आंतरिक सांस्कृतिक शक्ति से उठेगा। उस समय भारतीय संस्कृति के मूल स्वर पुनः उभरे और उसकी अनगूंज पूरी दुनिया में फैली। उसी समय के आसपास जब यूरोपीय विद्वान वहाँ के रेनेसा नवजागरण से मुग्ध थे, साम्राज्यवादी यूरोप अपने विजय अभियान का डंका बजा रहा था और भारत की संस्कृति में दोष और दुर्गुणों को ही दुष्प्रचारित किया जा रहा था, तब एक और मनीषी सामने आए। वे थे आनंद कुमार स्वामी। और यहाँ रुककर मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। कला केंद्र यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जब मैं पहली बार पहुँचा और वहाँ के HOD यानी डिवीज़न के यानी विभागों के प्रमुख और प्रोफेसर जब मिले और बातचीत हुई, तो मैंने पहला सवाल पूछा कि क्या आनंद कुमार स्वामी का साहित्य, उनकी धरोहर हमारे पास है। जब मुझे मालूम हुआ कि है तो बहुत संतोष हुआ। आनंद कुमार स्वामी के बारे में हमको आज अधिक जानने की ज़रूरत है। मैं कुछ उदाहरणों से उनको याद करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। प्रसिद्ध दार्शनिक एरिक गिल ने माना और बताया कि मैं ऐसे किसी दार्शनिक को नहीं जानता जिसमें सभी योग्यताएं एवं शक्तियां विद्यमान हो। मेरा विश्वास है कि किसी अन्य लेखक ने कला एवं जीवन, धर्म और नीति पर इतने विवेक और अंतर्दृष्टि से नहीं लिखा है जितना आनंद कुमार स्वामी ने सत्य, चित्त और आनंद के अंतर संबंध को समझा है।
4 साल पहले इस राष्ट्रीय कला केंद्र ने पुनः आनंद कुमार स्वामी को समझने और समझाने का एक सिलसिला प्रारंभ किया। उन्हीं दिनों कुछ दिनों बाद प्रोफेसर वीवी कुमार ने चिंतन सृजन का एक अंक उन पर निकाला। उसमें एक लेख विचारक और जनसत्ता के पूर्व संपादक बनवारी जी का है, उससे मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। कोट, आज हमें भारतीय कला दृष्टि के बारे में आनंद कुमार स्वामी ने जो कहा है उसे विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने यह आशंका प्रकट की थी कि पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय यूरोपीय विचारों का अंधानुकरण करने लगे हैं। जब 1946 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में सुना तो दुख के साथ कहा कि ऐसे सभी लोग आधे भारतीय हैं और आधे यूरोपीय। उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा कि नेहरू ने भारत को कब डिस्कवर किया। वासुदेव शरण अग्रवाल को हम जानते हैं, भारतविद थे और कला केंद्र की कवि अध्यक्ष थी कपिला वात्स्यायन जी, उनकी शिष्या भी थी। वासुदेव शरण अग्रवाल का आनंद कुमार स्वामी से मिलना जुलना भी था और वे चाहते थे कि आनंद कुमार स्वामी